सिर्फ एक ही गेम में पता चल गया होगा कोलकाता नाइट राइडर्स को कि एक अच्छा पावर प्ले, एक अच्छा ओपनिंग स्टैंड आपको कितने आराम से एक गेम जिता सकता है। जरूर गेम में बम्प्स आए और वो इसलिए ही आए क्योंकि आपकी टीम और आपके बैटर्स बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म थे। पर एक मैच जिसमें आपको सबसे अच्छा ओपनिंग स्टैंड मिल गया पूरे सीजन का, और वो था भी सोचो सिर्फ 44 रन का, जहां रहमानुल्लाह गुरबाज और सुनील नारायण ने मिलकर सिर्फ 44 रन बनाए। और ये केकेआर का इस सीजन का सबसे ज्यादा ओपनिंग और सबसे बड़ा ओपनिंग स्टैंड था, और उसकी वजह से आपका जो ये पावर प्ले लगभग 80 रन का था। उसके बाद भी आप सोचो जब आपने 80 रन बना दिए तो आप टोटल सिर्फ 200 रन का बना पाए। पर अगर आप अपनी टीम को इतना अच्छा स्टार्ट दोगे, पावर प्ले इतना अच्छा निकालोगे, सामने वाली टीम पर प्रेशर बनाओगे, तभी एक ओपोनेंट सोचेगा कि ठीक है आप भी ये गेम खेलने आए हो और जीतने आए हो। तभी गेम्स में डिफरेंट फेजेस होते हैं, और केकेआर के लिए अब तक तो इस टूर्नामेंट में ऐसा कोई भी फेज नहीं था जो उनके फेवर में एटलीस्ट बैटिंग करते हुए काम आया हो। बट अगर आपने अपनी टीम को स्टार्ट इतना अच्छा दे दिया तो जो बैटर्स आपको डगआउट में बैठे देख रहे हैं, जिनको अभी बैटिंग करने आना है, जरूर वो थोड़ा सा उससे इंस्पिरेशन लेंगे, कॉन्फिडेंस गेन करेंगे कि ठीक है पिच अच्छी है, हमारे ओपनर्स इतना अच्छा स्टार्ट दिया है हमें, तो अब हम उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। वही किया अजिंक्य रहाणे ने, वही किया अंकुरिश रघुवंशी ने, जबकि विकेट्स आपकी फिर भी गिरती जा रही थी, बट एटलीस्ट आपके ये बैटर्स आके कुछ कुछ बाउंड्रीज लगा रहे थे। रिंकू सिंह आए, रिंकू सिंह ने सामने वाली टीम पर प्रेशर डाला। एक्चुअली तो रिंकू सिंह ने वो जो कुलदीप यादव को एक बड़े ओवर का रन निकाल कर दिया था, उसकी वजह से कुलदीप यादव से उनके 4 ओवर का कोटा भी पूरा नहीं कराया था, और वहीं पर कहीं ना कहीं केकेआर को वो एज मिल गई थी। क्योंकि दोनों टीम के बीच में अगर आप नोटिस करो तो कंपटीशन तो स्पिनर्स का था। दोनों ही टीम्स के पास इतने अच्छे स्पिनर्स हैं, एक के पास अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, विपराज निगम है, वहीं दूसरी तरफ सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती और अनुकुल रॉय थे। अनुकुल रॉय एक नई स्पिनर और वहां से विपराज निगम एक नई स्पिनर, वरना बाकी दोनों स्पिनर्स की तो हम जानते हैं सिर्फ अभी से नहीं पिछले कुछ सालों से ही टक्कर चल रही है। क्योंकि दिल्ली के लिए अक्षर पटेल, कुलदीप यादव कॉन्स्टेंट है, और कोलकाता के लिए सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती कॉन्स्टेंट है। और यही डिफरेंस था कि दोनों टीम्स में से कौन से स्पिनर्स कितने रन देंगे और कितने रन बचाकर देंगे। और यही एक मेजर डिफरेंस दोनों टीमों में निकल कर आया कि जहां पर वरुण चक्रवर्ती अगर केकेआर के लिए एक्सपेंसिव थे, तो सुनील नारायण, अनुकुल रॉय ने रन मतलब विकेट तो ली ही और उसके साथ में रन आपके लिए बचा कर दिए। अनुकुल रॉय तो पावर प्ले में बॉलिंग कर रहे थे, एक सेट फैफ डू प्लेसी को उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग करी, इतने दिमाग से बॉलिंग करी, मतलब जिसने मैच देखा है उसको समझ आएगा। फैफ डू प्लेसी रूम बना रहे हैं तो अनुकुल रॉय सिर्फ 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉलिंग कर रहे हैं, वो भी आउटसाइड ऑफ स्टंप। फैफ डू प्लेसी झुक के बॉल तक पहुंच भी नहीं पा रहे हैं, और वो बॉल भी वाइड नहीं होती, उनको इतना उस बॉल के लिए पुश करना पड़ा अपने बैट को। और वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप देखो तो अक्षर पटेल सिर्फ एक इकोनॉमिकल बॉलर थे। कुलदीप यादव को तो आपने 3 ओवर में 27 रन लगा दिए। विकेट सबसे बड़ी बात है कि कुलदीप यादव को एक भी नहीं लेनी थी, उनसे 4 ओवर का कोटा भी पूरा नहीं कराया। विपराज निगम ने अगर विकेट भी ली, अपने 4 ओवर भी डाले, बट एटलीस्ट आपने उनको 10 रन पर ओवर से मारा, और उनके 4 ओवर में लगभग 40 रन लगा दिए। और यही दोनों टीम्स के बीच में एक मेजर डिफरेंस भी था। केकेआर तो शुक्र मनाए कि आपके पास सुनील नारायण जैसे टैलेंट अब तक आपके पास है, जो इस उम्र में भी इतने सालों बाद भी बिल्कुल कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके दे रहे हैं आपको। क्योंकि ये सुनील नारायण की 3 विकेट है, उनका बैट से वो स्टार्ट है, जिसकी वजह से केकेआर अभी भी इस टूर्नामेंट में अलाइव है। और इसी बातों से उनकी पूरी टीम में सभी प्लेयर्स को इंस्पिरेशन लेना चाहिए। खासकर वेंकटेश अय्यर तो अब थोड़ा दिमाग लगाएं और सोचे कि उनके ऊपर का जो प्राइस टैग का प्रेशर हो, जो कुछ भी हो, सब भूल जाओ। आपको उन्होंने इसी पोजीशन के लिए पिक किया था कि ये जो क्लच मोमेंट्स में आज तक वेंकटेश अय्यर ने परफॉर्म करके दिया है, तो अब जब बिल्कुल केकेआर के लिए डू और डाई सिचुएशन आ गई है, जहां पर आप अभी भी टूर्नामेंट में अलाइव हो और 9 पॉइंट के साथ हो, 17 पॉइंट पे भी फिनिश कर सकते हो, अगर अपने सारे मैच जीत जाओ, क्वालिफाई भी कर सकते हो। तो यहीं पर अब पूरी टीम सिर्फ 1-2 प्लेयर से इंस्पिरेशन ले, और सब लोग ऐसे ही कंट्रीब्यूट करके जरूर अब केकेआर को यहां से एटलीस्ट कुछ मैचेस जिताएं, बिलीव कराएं और टूर्नामेंट में आगे बढ़ाएं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स का तो हिसाब ही नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि मैं तो ये बात मानकर बैठ गया था कि भाई दिल्ली कैपिटल्स तो एक वो टीम है जो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर ही रही है, और गुजरात भी है, और बाकी 1-2 जो टीमें बची हैं वो तुम अपने आप देख लो। मगर ऐसा लग रहा है कि दिल्ली ये बात खुद भी मानकर बैठ चुकी थी, और अब उनके गेम में ना वो ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, कितने भी रन बन जाए हम तो बना लेंगे, क्योंकि आशुतोष शर्मा नीचे तक हैं, विपराज निगम भी बैटिंग करते हैं, ट्रिस्टन स्टब्स हैं, ऊपर हमारे पास इतने अच्छे बैटर्स हैं, केएल राहुल ने कुछ मैचेस जिता दिए, फैफ डू प्लेसी ने रन बना दिए, अक्षर पटेल जहां आ रहे हैं हर मैच में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हमें क्या है, मैच तो हम जीत जाएंगे। बट अब दिल्ली कैपिटल्स में वो फायर पावर दिखाई नहीं दे रही है कि कहां वो नंबर 1 या 2 की पोजीशन पे फिनिश कर सकते थे। अब पता नहीं प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने ही मुंबई इंडियंस की टीम को एक तो ऊपर चढ़ा दिया। एक गेम जो है मुंबई से बिल्कुल एंड में जाकर वो रन आउट कराकर हार गए थे, अब तो उसी के बारे में सोचेंगे, क्योंकि एक गेम जो दिल्ली मुंबई से हारी, उसको मिलाकर दिल्ली अपने अगले 6 में से 4 मैचेस हार गई, और इन्होंने मुंबई को इतनी क्लोज गेम एक जितवा दिया, वहां से मुंबई अपने अगले 5 मैचेस जीत गई। तो दिल्ली कैपिटल्स तो यही सोचेगी शायद हमने अपनी जो एक जगह प्लेऑफ्स की फिक्स थी, वो हमने मुंबई को थाली में सजाकर मोमेंटम वहां से, कॉन्फिडेंस वहां से देकर उनके लिए वहां पर सेट करके दे दी। यार दिल्ली की टीम में ना पता नहीं अब वो फायर पावर नहीं दिखाई
दे रही है। मतलब हाँ ठीक है, डुप्लेसी आपके लिए ओपन कर रहे हैं, अभिषेक पुरेल ओपन कर रहे हैं, आप जाके उनके स्टैट्स वगैरह सब कुछ देखोगे तो हर बार दिल्ली का पावर प्ले का स्कोर भी अच्छा है, उनके ओपनर्स ने भी अच्छा स्टार्ट दिया है, बट कहीं ना कहीं वो पार्टनरशिप्स बिल्ड नहीं हो पा रही हैं। वो फिर भी वो ना जील नहीं दिखाई दे रही है कि उनके बैटर्स आके ऐसे अटैक कर रहे हैं जैसे वो गेम जीतना चाहते भी हो। क्योंकि करुण नायर अब अगर आपके कांस्टेंट नंबर 3 के खिलाड़ी हैं तो उनको थोड़ी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे लेनी पड़ेगी। एक गेम में जो करुण नायर पहला गेम मुंबई के अगेंस्ट खेलने आए थे वो उन्होंने स्कोर करके दिखाया था, बट वो गेम भी दिल्ली हारी गई थी, और उसके बाद से करुण नायर ने तो किसी मैच में स्कोर नहीं किया, और उनकी पोजीशन तो सबसे इंपॉर्टेंट है। और यही चेंज दिल्ली ने उस मैच में किया था कि करुण नायर को वो टीम में लेकर आए, तब से कंसिस्टेंटली खिला रहे हैं और तब से ही दिल्ली मैचेस भी हार रही है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि दिल्ली कैपिटल्स यहां से क्वालिफाई नहीं कर सकती, मेरे को बिल्कुल लगता है कि वो क्वालिफाई कर सकती है। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली की टीम में बॉलिंग में या उनकी बैटिंग में कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम्स है। हाँ, एक दिक्कत अब अगर मेरे को जो सामने सामने दिखाई दे रही है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि भाई जेक फ्रेजर मैकगर्क को तुम वापस टीम में लेकर आओ। जरूर उन्होंने शुरू में कोई रन नहीं बनाए और वो बहुत फेल हो रहे थे, पर दिल्ली एटलीस्ट जीत रही थी, और मेरे को ऐसा लगता है कि ये मतलब कोई वो क्या बोलते हैं उसको, कोई वहम वाली और कोई ऐसे सुपरस्टिशियस बात नहीं है। ये सिर्फ एक टैक्टिकल बात है कि जेक फ्रेजर मैकगर्क जिस गेम में रन कर देते हैं वो गेम दिल्ली वन साइडेड जीत जाएगी। जैसे अगर केकेआर ने इस गेम में आपको पावर प्ले में 80 रन बनाकर दिए तो जेएफएम ऐसे ही आपको पावर प्लेज में 90 या 100 रन भी बनाकर दे सकते हैं अपने दिन पे। और ऐसे एक प्लेयर का टीम में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो 3 ओवर भी बैटिंग करते हैं तो दिल्ली का स्कोर 40-45 होता है, और वहां से फिर 3 नंबर पे कोई भी बैटिंग करने आए वो थोड़ा टाइम भी ले ले तो चलता है। पर अभी आपके जो ओपनर्स खेल रहे हैं थोड़ा फैफ डू प्लेसी भी टाइम लेते हैं। अभिषेक पुरेल कोई इतने डिस्ट्रक्टिव तो है नहीं कि आप हर गेम पे उन पे रिलाई करेंगे, तो एटलीस्ट आप ऐसे एक डिस्ट्रक्टिव बैटर को टीम में वापस लेकर आओ जिसने आपके लिए एटलीस्ट पिछले साल इतना कुछ करके दिया था, इतने रन बनाए थे, इतने अच्छे स्टार्ट्स दिए थे, टूर्नामेंट के सेकंड हाफ में आपको इतने मैचेस जिताए थे। अब उनको वापस लेकर आओ। और मेरे को लगता है कि जेएफएम बाहर बेंच पे बैठे बैठे ये बात समझ चुके होंगे कि हाँ भाई थोड़ा दिमाग से खेल के टीम के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली के लिए अब यही टाइम है रन बनाने का और मैचेस जीतने का। दिल्ली के लिए ना वो 1 या 2 नंबर की पोजीशन पे पॉइंट्स टेबल पे फिनिश करना जरूरी इसलिए भी था क्योंकि आप शुरू में गेम्स जीत रहे थे। और आईपीएल की अगर हिस्ट्री बता दूं तो 2012 से जब से प्लेऑफ्स का सिस्टम आया है तब से सिर्फ एक बार 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद ऐसी इकलौती टीम है जो 3rd पोजीशन पे फिनिश करके टाइटल जीत गई थी। उसके अलावा आज तक जिसने आईपीएल जीता है नंबर 1 या नंबर 2 की पोजीशन में ही लीग स्टेजेस पे फिनिश करने के बाद फाइनल जीता है। तो दिल्ली कैपिटल्स तो जरूर डिसअपॉइंटेड होगी कि यार हम वो 1 और 2 की पोजीशन पे फिनिश करके फाइनल खेलने के 2 मौके ले सकते थे, शायद फाइनल जीत भी सकते थे, बट अब 3rd 4th पोजीशन पे भी क्वालिफाई करने के उनके लाले पड़ सकते हैं। केकेआर की बात अलग है, वो अगर 3rd 4th पोजीशन पे भी क्वालिफाई करेगी तो वो खुश होगी, क्योंकि उनका सीजन दिल्ली से बिल्कुल डिफरेंटली गया था। पर दिल्ली ने जैसी शुरुआत करी थी, तो आप अगर अब क्वालिफिकेशन के बिल्कुल पास आकर ऐसे क्रम्बल कर रहे हो तो आपको जरूर कुछ ना कुछ चेंज करने की जरूरत पड़ेगी ही। लोअर ऑर्डर में दिल्ली के लिए तो ये पहली बार ट्रिस्टन स्टब्स फेल हो गए, आशुतोष शर्मा पहले रन कर चुके हैं, विपराज निगम अभी भी आपके लिए रन कर रहे हैं। तो जो चेंजेस करने हैं और जो एग्रेसिवली आपको खेलना है वो आपके टॉप ऑर्डर को ही खेलना पड़ेगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करके ये आप बताना कि आपके हिसाब से दिल्ली अपने स्क्वाड में और टीम्स में ऐसे क्या चेंज कर सकती है कि यहां से कमबैक कर पाए। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं तो ऐसे ही हर गेम के बाद आके आपको कंटेंट देता ही रहूंगा, क्योंकि अभी तो बहुत क्रिकेट और बहुत बातें बाकी हैं।